स्टूडेंट्स, आज हम चरक संहिता पूर्वार्ध का निदान स्थान जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चरक संहिता के निदान स्थान में पंच निदान का वर्णन किया गया है। पंच निदान का तात्पर्य होता है किसी भी व्याधि को डायग्नोस करने के लिए 5 पैरामीटर्स हैं जिनके माध्यम से किसी भी व्याधि को या किसी भी डिजीज़ को हम डायग्नोस कर सकते हैं। तो चरक संहिता में निदान स्थान में आचार्य ने व्याधियों का संग्रह किया है। तो 7-8 व्याधियां हैं जिनका उन्होंने निदान पंचक के माध्यम से वर्णन किया है। इन्हीं निदान पंचक की सहायता लेकर के हमें अन्य व्याधियों को अच्छे से समझना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे ज्वर निदान। ज्वर निदान के अंतर्गत सबसे पहले आचार्य ने तो निदान स्थान का पहला चैप्टर है ज्वर निदान, और इस ज्वर निदान में आचार्य ने सर्वप्रथम निदान पंचक के अंतर्गत निदान का लक्षण बताया है। तो निदान क्या है? सूत्र के माध्यम से आचार्य बता रहे हैं, यही खलु हेतु निमित्त आयतनम कर्ता कारणम प्रत्ययः समुत्थानम निदानम इत्यनर्थांतरम तत् त्रिविधम असात्मेन्द्रियार्थ संयोगः प्रज्ञापराधः परिणामश्च इति। दैट मीन्स यहाँ पर निदान दैट मीन्स कॉजेटिव फैक्टर्स या किसी भी व्याधि के कारणों का लक्षण बताया गया है। यहाँ पर हेतु, निमित्त, आयतन, कर्ता, कारण, प्रत्यय, समुत्थान, निदान, ये सब एक अर्थ के बोधक होते हैं। तो इस तरीके से ये जो निदान होता है वह 3 प्रकार का होता है: असात्मेन्द्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम। दैट मीन्स किसी भी व्याधि के लिए या किसी भी व्याधि की उत्पत्ति के लिए इन 3 कारणों की आवश्यकता होती है: असात्मेन्द्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम। असात्मेन्द्रियार्थ संयोग का अर्थ होता है जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं या जो हमारी इंद्रियां, जैसे हम बोल सकते हैं घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, है ना, आपका रसनेन्द्रिय, इन इंद्रियों का हीन योग, मिथ्या योग या अति योग होना ही असात्मेन्द्रियार्थ संयोग कहलाता है। प्रज्ञापराध क्या कहलाता है? जानबूझकर किया जाने वाला अपराध प्रज्ञापराध कहलाता है। परिणाम भी जो व्याधि अवस्था काल में व्याधियों का उपयुक्त कारण होता है उसे परिणाम कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से वैसे तो देखा जाए तो हेतु 4 प्रकार का भी होता है। उसमें आता है सन्निकृष्ट निदान, विप्रकृष्ट निदान, व्यभिचारी निदान और प्राधानिक निदान। सन्निकृष्ट निदान क्या होता है? जब कभी भी दोष प्रकोपक कारणों का सेवन किया जाता है तो सद्य यदि व्याधि की उत्पत्ति होती है तो उसे सन्निकृष्ट निदान कहा जाता है। विप्रकृष्ट निदान किसे कहेंगे? जैसे हेमंत ऋतु में अगर कफ दोष का संचय होता है तो बसंत ऋतु में यानी आने वाली ऋतु में कफज व्याधियाँ यदि होती हैं तो उसे भी प्रकृष्ट निदान कहा जाता है। दैट मीन्स कुछ आफ्टर सम टाइम डिजीज जो है वो उत्पन्न होता है, इसलिए इसे विप्रकृष्ट निदान कहा जाता है। तीसरा होता है व्यभिचारी निदान। यह कुपित दोषों या जो कुपित दोष है वो सभी रोगों का कारण होते हैं, ये बेसिक सिद्धांत है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर दोष का कोई अल्प हुआ है तो वह दुर्बल कारण होने के कारण रोग को उत्पन्न करने में असमर्थ होता है। ऐसे निदान को व्यभिचारी निदान कहा जाता है। चौथा होता है प्राधानिक निदान। प्राधानिक निदान मतलब किसी भी व्याधि का प्राधानिक कारण, जैसे कि विष सेवन सभी प्रकार की मृत्यु का प्राधानिक कारण होता है। ठीक है, तो इसे प्राधानिक निदान कहा जाता है। तो इसी तरीके से हेतु हमें समझना चाहिए। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट सूत्र में व्याधि के यहाँ पर आचार्य ने भेद बताए हैं। अत त्रिविधा व्याधयः प्रादुर्भवन्ति आग्नेयाः सौम्याः वायव्याः द्विधाश्च अपरे राजसाः तामसाश्च। सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि व्याधि मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक व्याधियों का मुख्य कारण हमारे
शरीर में त्रिविध दोष को माना गया है। त्रिविध दोष है जिसमें आता है आपका आग्नेय दैट मीन्स पित्त, सौम्य दैट मीन्स कफज, वायव्य दैट मीन्स वातज व्याधियाँ। और ये 2 प्रकार के अन्य मानसिक रोग होते हैं जिसके अंतर्गत आता है राजस और तामस। तो बेसिकली जो ज्वर होता है, हम क्योंकि ज्वर निदान पढ़ रहे हैं तो ज्वर निदान में हमें ये जानना चाहिए कि ज्वर में संताप प्रमुख लक्षण होता है ना। और ये ताप जो है वो बेसिकली पित्त दोष के कारण होता है। तो जहाँ जहाँ जिस दोष की अधिकता होती है उसके आधार पर हमें उसका वर्गीकरण जो है वो करना चाहिए। नेक्स्ट है व्याधि का लक्षण। व्याधि के लक्षण आचार्य ने सूत्र नंबर 5 में बताया है। तत्र व्याधि आमयो गद आतंको यक्ष्मा ज्वरो विकारो रोग इति अर्थांतरम। दैट मीन्स इसे व्याधि, आमय, गद, आतंक, यक्ष्मा, ज्वर, विकार और रोग ये सभी एक ही अर्थ को बतलाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं गद जैसे आमय है। आमय मतलब यह रोग और उसके औषध विशेष के अर्थ में प्रयुक्त होता है। गद यह रोग को स्पष्ट बताता है और विष के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार जो आतंक है वह रोग, भय, शंका, संताप आदि अर्थों में उपयुक्त होता है। यक्ष्मा रोग और ये राजयक्ष्मा रोग विशेष के अर्थ में प्रयुक्त होता है। ज्वर रोग और ज्वर रोग विशेष के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमें व्याधि के जो विविध लक्षण हैं उनको जानना चाहिए कि इसी व्याधि को हम आमय, गद, आतंक, यक्ष्मा, ज्वर और विकार और रोग आदि नामों से हम इसे जानते हैं। ये सब इसके पर्याय भी हैं। नेक्स्ट है निदान पंचक। तो हम देखेंगे कि कौन से ऐसे 5 फैक्टर्स हैं जिसके माध्यम से हम रोग परीक्षा करते हैं। तो रोग परीक्षा के लिए या किसी भी डिजीज़ के परीक्षा के लिए निदान पंचक का ज्ञान होना आवश्यक है। इस पे पहला फैक्टर होता है निदान। इसलिए यहाँ पर पहले बोला गया ये 5 फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो तस्य उपलब्धि निदानम पूर्व रूपम लिंग उपशय संप्राप्तितः। दैट मीन्स निदान पूर्व रूप यानी किसी भी व्याधि के पूर्व उत्पन्न होने वाले लक्षण, लिंग अर्थात रूप यानी व्याधि का स्वतः लक्षण, उपशय ये एक प्रकार का थेरेपेटिक इंडेक्स होता है जिसके माध्यम से या हम ये समझ सकते हैं कि व्याधि के उपशय के आधार पर व्याधि का सापेक्ष निदान करना। और 5वां होता है संप्राप्ति अर्थात रोग की सम्यक प्राप्ति। तो इस तरीके से ये 5 फैक्टर हैं जिनके माध्यम से हम किसी भी व्याधि का निदान जो है वो ग्रहण करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे निदान। निदान किसे कहेंगे? बोला गया है तत्र निदानम कारणम इति उक्तम अग्रे। दैट मीन्स जो इन 5 में से जो निदान है उसे हम कारण कहते हैं। कारण का मतलब होता है जिस किसी भी फैक्टर से उस व्याधि की उत्पत्ति होती है उसे ही कारण कहते हैं। निदान शब्द का अर्थ होता है निमित्त कारण। जैसे कि कई व्याधियाँ ऐसी है जिसमें आचार्य ने बताया है कि अधर्म रोग का कारण होता है या वात पित्त कफ दोष रोग का कारण होता है। तो निदान शब्द का अर्थ ही है किसी भी व्याधि का निमित्त कारण। नेक्स्ट होता है पूर्व रूप। पूर्व रूपम प्रागुत्पत्ति लक्षणम व्याधेह। ये इसका लक्षण है। पूर्व रूपम प्रागुत्पत्ति लक्षणम व्याधेह। पूर्व रूपम का मतलब क्या होता है? पूर्व के जो लक्षण होते हैं, मतलब व्याधि की उत्पत्ति से पहले जो भी लक्षण होते हैं उन्हें पूर्व रूप कहा जाता है, या भावी व्याधि को बताने वाले लक्षण को ही हम पूर्व रूप कहते हैं। इसके लिए अन्य आचार्यों ने या मधुकोश टीका में भी बोला गया है स्थान संश्रयणम क्रुद्धाः भावी व्याधि प्रबोधकम। दैट मीन्स भविष्य में जो भी व्याधि होने वाली है या भावी व्याधि है उनके पूर्व के जो लक्षण हैं उन सभी लक्षणों को पूर्व रूप कहा जाता है। यह पूर्व रूप विशेषतः 2 प्रकार का होता है, सामान्य पूर्व रूप और विशिष्ट पूर्व रूप। सामान्य पूर्व रूप वह है जिसमें भावी ज्वर आदि रोग इन सब की केवल प्रतीति होती है, पर यह नहीं समझ में आता कि यह रोग कौन से दोष से उत्पन्न होगा। विशिष्ट पूर्व रूप यह वैसा पूर्व रूप होता है जिसमें दोष के कौन कौन से फैक्टर्स मौजूद है, मतलब
वातिक है वह दोष, वह रोग, या पैक्टिक है या कफच है, यह भेद जब स्पष्ट होने लगे तब उसे विशिष्ट पूर्व रूप कहा जाता है। इसी प्रकार हम देखेंगे रूप का लक्षण। रूप अर्थात प्रादुर्भूतम पुनर्लिंगम तत्र लिंगम आकृति चिन्हम लक्षण चिन्हम संस्थानम व्यंजनम रूपम इत्य अर्थांतरम। दैट मीन्स उत्पन्न हुए रोगों के लक्षण को ही हम लिंग कहते हैं या रूप कहते हैं। लिंग, आकृति, लक्षण, चिन्ह, संस्थान, व्यंजन, ये सब शब्द अर्थ में पर्याय होते हैं। लिंग, आकृति, ये सब पर्याय होते हैं एक दूसरे के। तो ये जो लिंग क्या है, लिंग शब्द लक्षण या स्पेसिफिक फैक्टर के बारे में बताता है जो किसी एक व्याधि को अन्य व्याधि से विपर्य या भिन्नता प्रदर्शित करता है। तो स्पेसिफिक या स्पेशल लक्षणों को ही हम रूप, लक्षण, व्यंजन, चिन्ह आदि कहते हैं। नेक्स्ट है उपशय। उपशय के लिए बोला गया है, उपशयः पुनर्हेतु व्याधि विपरीतानां व्याधि विपरीतार्थकारिणां औषध आहार विहारम उपयोगः सुखानुबंधः। दैट मीन्स औषध, अन्न और विहार, ये 3 फैक्टर हैं। अगर सुखावह है, दैट मीन्स रोग यदि उससे दूर हो जाए और आगे कष्ट ना हो तो उसे सुखावह कहा जाता है। और इन्हीं सभी को, सुखावह उपयोग को ही उपशय कहते हैं। दैट मीन्स अगर उपशय को देखा जाए तो उपशय एक प्रकार का थेरेप्यूटिक इंडेक्स होता है जिसके माध्यम से हम किसी भी व्याधि का जो है सापेक्ष निदान कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर चक्रपाणि ने इसकी टीका करते हुए 18 प्रकार के उपशयों का वर्णन किया है। 18 प्रकार के उपशय को उन्होंने बताया है कि जो भी व्याधि है वो 3 भागों में, चाहे वह हेतु विपरीत है या व्याधि विपरीत है या उभय विपरीत है, या हेतु विपरीतार्थकारी है, व्याधि विपरीतार्थकारी है या उभय विपरीतार्थकारी है। इन 6 फैक्टर्स को हम औषध, अन्न, विहारों में जो है वो बांटते हैं। तो इन 6 फैक्टर्स को यदि औषध, अन्न और विहार में बांटा जाए तो 18 प्रकार के उपशय होते हैं और इन उपशय के माध्यम से हम किसी भी व्याधि का डायग्नोसिस बनाते हैं। जैसे हेतु विपरीत, हेतु विपरीत में हम देखेंगे कि निदान के विपरीत औषध, जैसे एग्जाम्पल के लिए शीत कफा ज्वर में यदि शुंठी या उष्ण औषध का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम हेतु विपरीत औषध कहेंगे। यदि श्रमजन्य या वातजन्य ज्वर में मांसरस या भात का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम हेतु विपरीत अन्न कहेंगे। और यदि दिवाश्वाप से उत्पन्न रात्रि जागरण में यदि हम मतलब दिवाश्वाप से उत्पन्न जो कफ है उसमें यदि हम रात्रि जागरण कर लें तो उसे हम हेतु विपरीत विहार कहेंगे। तो इस तरीके से जो हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत, उभय विपरीत, हेतु विपरीतार्थकारी, व्याधि विपरीतार्थकारी और उभय विपरीतार्थकारी, इन 6 फैक्टर को औषध, अन्न और विहार में कैटेगराइज करके यदि हम अपना डायग्नोसिस बनाते हैं या रोग का वर्गीकरण या रोग का सापेक्ष निदान बनाते तो उसे हम उपशय कहेंगे। या उपशयों के माध्यम से हम रोग को यदि पहचानने का प्रयास करते हैं तो उसे हम उपशय कहेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट संप्राप्ति। संप्राप्ति क्या है? संप्राप्ति को हम कहेंगे संप्राप्ति जाति आगति इत्य अनर्थांतरम व्याधेह। तो ये क्या है? एक प्रकार का संप्राप्ति, जाति और आगति, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। ये एक ही अर्थ का प्रतिपादन करते हैं, इसे संप्राप्ति कहते हैं। संप्राप्ति क्या है? दोषों का रोगोत्पादक व्यापार ही संप्राप्ति कहलाता है। दोषों का जो भी रोगोत्पादक व्यापार होता है उसे हम संप्राप्ति कहते हैं। तो व्याधि को उत्पन्न करने वाले दोष के व्यापार के साथ जो रोग की उत्पत्ति होती है उसे ही संप्राप्ति कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि विभिन्न कारणों से दूषित दोष जब प्रसरणशील होकर जो व्यापार करके यानी जिस मेथड से रोग की उत्पत्ति करते हैं उस पैथोजेनेसिस को ही हम संप्राप्ति कहते हैं। इस संप्राप्ति को आचार्य ने 5 भागों में बांटा है। पहला है, सूत्र के माध्यम से आचार्य बता रहे हैं, सा संख्या प्राधान्य विधि विकल्प बल काल विशेष भिद्यते। दैट मीन्स यह संप्राप्ति 5 प्रकार की होती है, लेकिन आचार्य ने गणना के हिसाब से 6 प्रकार का माना है। आचार्य चरक ने संख्या, प्राधान्य, विधि, विकल्प, बल और काल। तो
आचार्य चरक ने संप्राप्ति के 6 भेद माने हैं। संख्या संप्राप्ति, प्राधान्य संप्राप्ति, विधि संप्राप्ति, विकल्प संप्राप्ति, बल और काल संप्राप्ति। इसमें से जो संख्या संप्राप्ति है उसमें हमें केवल संख्या का पता चलता है, रोग के केवल भेद मात्र का पता चलता है। प्राधान्य संप्राप्ति में हमें कौन सा तरतम भेद से कौन सा द्वंद्वज है, कौन सा दोष उसमें प्रधान है, वो हमें पता चलता है। विधि संप्राप्ति में हमें भेद के अलावा वह व्याधि साध्य है या असाध्य है, मृदु है या दारुण है, कितने प्रकार का है, वो समझ में आ जाता है। इसे हम विधि संप्राप्ति कहते हैं। विकल्प संप्राप्ति, पुनः दोष के अंशांश कल्पना के आधार पर कौन सा दोष कितना कुपित है, कितने अंशों में कुपित है, इसका ज्ञान हमें विकल्प संप्राप्ति से प्राप्त होता है। बल संप्राप्ति से हमें रोग के बल का पता चलता है। दैट मीन्स यदि हेतु, पूर्व रूप और लक्षण सभी एक साथ मिल जाते हैं तो उसे हम बलवान व्याधि कहेंगे। नहीं मिलेगा ये सब तो उसे हम अल्प बल वाला रोग कहते हैं। इसी प्रकार काल भेद से व्याधियां ऋतु, अहोरात्र और आहार आदि से नियत होती हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस ऋतु में जो दोष बढ़ता है व्याधि उसी के प्रकार की होती है। फॉर एग्जाम्पल बसंत ऋतु में कफ बढ़ता है तो कफज रोगों को वो बढ़ाएगा। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में यदि वात को पित्त होता है तो वह वाती व्याधि को बढ़ाता है। तो इस तरीके से निदान पंचक का प्रयोग हम किसी भी व्याधि को सम्यक रूप से पहचानने के लिए, डायग्नोसिस के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं।